ठीक है, क्षारक के बारे में थोड़ा परिभाषा के बारे में हो गया। अब इसके गुण के बारे में आते हैं। क्षारकों के गुण, जैसे अम्लों के गुण के बारे में जाना था ना, वैसे ही क्षारकों के भी गुण हैं। आप क्या समझ रहे हो, इस पे नहीं होगा। तो क्षारकों का जो पहला गुण बात की जाए, स्वाद, इनका स्वाद कैसा होता है? तीखा, तीखा होगा, कड़वा होगा। क्षारकों के स्वाद लिख के, क्षारकों का स्वाद तीखा तथा कड़वा होता है, ऐसे लिख दोगे। दूसरा गुण, अगर इसमें इसको स्पर्श करोगे ना, क्षारकों का अगर स्पर्श करोगे तो क्षारकों का जो स्पर्श होता है, क्षारकों का स्पर्श चिकना, चिकना का मतलब साबुन जैसे चिकना नहीं होता, फिसलता है, वैसा होता है। क्षारकों का स्पर्श चिकना होता है। ठीक है। अब प्रकृति लिखोगे, संचारिक प्रवृत्ति इसकी कैसी होती है? तो जो क्षार होते हैं त्वचा पर संचारिक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये लिख देना। फिर सूचक का क्या होगा? सूचक, सूचक में क्या होता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नीला लिटमस पत्र इसमें कुछ काम का नहीं होगा। ठीक है, लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। मैंने आपको बोला था कि कई चीज़ें मैं सिर्फ बोलूँगा तो उनको लिख लेना है। तो सूचक में क्या है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। और अगर आप नीला लिटमस पत्र डुबाओगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो अगर फिनोक्सरीन उसमें डुबोते हो ना, तो फिनोक्सरीन का जो विलेन होता है वो लाल हो जाता है। और मेथिल ऑरेंज इसमें डालोगे तो वो कोई कलर ही नहीं करेगा, मतलब वो अप्रभावी रहेगा। फिर से बोलो, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, नीला लिटमस पत्र इसमें अप्रभावी रहेगा, फिनोक्सरीन का विलेन लाल हो जाएगा, और मेथिल ऑरेंज इसमें कोई काम का नहीं होगा, यानी कि मेथिल ऑरेंज अप्रभावी रहेगा। ठीक है, ये लिख लेना। अब एक और चीज़ लिखता हूँ, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, जो ऊष्मा होती है ना, जो गर्मी होती है सूर्य की या किसी भी चीज़ की जो ऊष्मा होती है, तो ऊष्मा का क्षारक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर कोई भी आपके पास क्षारक है, ठीक है, अगर उसे ऊष्मा दोगे ना, तो वो क्या करेगा? वो करेगा, वो बनाएगा ऑक्साइड। वो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा और जल को अलग कर देगा। तो क्या लिखोगे? क्षारक पर ऊष्मा के प्रभाव से वह ऑक्साइड बनाता है तथा जल को अलग कर देता है। ठीक है, ये चीज़ ऐसे भी लिखोगे और वैसे भी, जो मैंने अभी बोला। एक उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने ले लिया क्षारक, एक और ले लिया मैंने NH4OH। NH4OH का नाम क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें मैंने दे दिया ऊष्मा। ऊष्मा को त्रिभुज से दर्शाते हैं। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा ऑक्साइड, जैसे कि यहाँ से आ जाएगा NH3 और H2O। मतलब अलग अलग क्षारक अलग अलग गुण देते हैं। तो ऑक्साइड वाला भी एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि ऑक्साइड लिखा था मैंने, ये तो अमोनिया दे रहे हैं ना। NH3 क्या होता है? अमोनिया। NH3 क्या होता है? अमोनिया। और एक उदाहरण देता हूँ जो ऑक्साइड के लिए फिट बैठेगा। मैंने ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मेरा क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑक्साइड बनेगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस पानी। उतना ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं था, क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो गुण आप लिख सकते हो, ठीक है, अम्लों के साथ अभिक्रिया, यह है आप। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही टॉपिक आपका NCERT में है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डिटेल में। आप अम्ल पढ़ चुके हैं, क्षारक में बता रहा हूँ। अब अम्ल और क्षारक को जब मिला दोगे तब क्या होगा? तो
तो हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अम्ल प्लस क्षारक बनाते हैं लवण और जल। अम्ल पढ़ चुके हो, क्षारक पढ़ चुके हो, अब मैं आपको थोड़ी इसके बाद लवण पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी हम लवण पढ़ेंगे। तो हमेशा याद रखना कि जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया। तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन बना सकता है इसमें कि अम्ल तथा क्षारक किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें से, या फिर आपसे ये बोल देगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप क्या बोलोगे, दोनों ही में ही, दोनों का क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर सेम होगा कि जब अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये लिख देना। और इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। एक अम्ल ले लेता हूँ, जैसे कि कोई सा भी अम्ल ले लो। जैसे कि मैंने ले लिया HCl और क्षार मैंने ले लिया NaOH। तो लवण बना देगा ये मेरा फेमस सिंपल NaCl। मतलब सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये नमक होता है। और जल का मतलब H2। तो जब वो अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा, ये मेरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मेरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मेरा क्या है, सोडियम क्लोराइड, और ये मेरा क्या है, पानी। ठीक है, तो अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। एक उदाहरण हो गया। और एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि फिर से मैंने ले लिया आपकी बार H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया मैंने। सल्फ्यूरिक अम्ल में मैं NaOH फिर से ले रहा हूँ, लेकिन इसकी बार इसके 2 मोल ले रहा हूँ क्योंकि अभिक्रिया को संतुलित भी करना है। तो अब की बार ये बनाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये मेरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है मेरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है मेरा, सोडियम सल्फेट। और यहाँ क्या है, पानी। ठीक है, ये बनाएगा। तो ये हो गया, ये मेरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम। जो पहला टॉपिक मैंने बनाया था ना अम्ल के बारे में, वहाँ पर मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। और होता भी क्या है, जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण तथा जल बनता है। ये लिख देना आप, इसका उत्तर। ठीक है ना। और वहाँ से एग्जाम्पल तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। इस क्वेश्चन का उत्तर मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले वाले का, कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, बता चुका हूँ। ठीक है, हाँ, इस प्रश्न का भी उत्तर मैं बता चुका हूँ कि जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक का क्या होता है। ठीक है, सो देखो, ये उदाहरण है, ये एक क्रियाकलाप है जो कि आपको करनी होती है प्रयोगशाला में, प्रैक्टिकल लैब में। सो इसका उत्तर क्या है, देखो, आपके पास एक परख नली है या कोई बीकर है, कुछ भी है जिसमें पानी भरा हुआ है। ये पानी है, ठीक है, पानी है। और पानी है मतलब जलीय विलयन है। ये मेरा क्या है, जलीय विलयन, जलीय विलयन है। तो अगर अम्ल की मैं बात करूं, अगर अम्ल इस जलीय विलयन में डालोगे ना तो कौन सा आयन देगा, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि अम्ल जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है, और ये जो H पॉजिटिव आयन होते हैं ना, ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन।
और फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि चैप्टर 3 में भी यूज़ होगा और हर चीज़ में यूज़ होगा। ठीक है, आपके पास जो धातु और अधातु नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, धातु में बिजली का चालन होता है, बिजली प्रवाहित होती है, करंट का फ्लो होता है ना। तो धातु में क्यों होती है, जबकि प्लास्टिक या फिर सूखी लकड़ी इनमें विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो धातु में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन जिस भी चीज़ में पाई जाएगी वो चीज़ उत्तरदायी होगी विद्युत प्रवाह के लिए। ठीक है, तो जो H पॉजिटिव आयन होते हैं वो उत्तरदायी होता है विद्युत के प्रवाह के लिए, और अम्ल जो जलीय विलयन में आप प्रवाहित करोगे तो वो कौन सा आयन देता है, H पॉजिटिव आयन देता है। और यही बात करूँ मैं क्षारक के लिए, सब बढ़ा चुका हूँ, यही बात करूँ मैं आपका क्षारक के लिए, फिर से वही चीज़ है। ठीक है, तो ये कौन सा आयन देगा, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। तो अम्ल जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देता है और क्षारक जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देता है। इस प्रश्न का उत्तर है जो हमसे पूछ रहे हैं NCERT। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई, समझ में आ गई। ये कुछ उदाहरण है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ के शांत मन से ज़रा पढ़ के लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अम्ल क्षारक लवण पर जल बनाते हैं, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। बनाने का तरीका भी इन्होंने लिख लिया है कि यहाँ अम्ल बनाने के लिए H तो होगा ही होगा, साथ में X होता है। क्षारक में क्या होता है, कोई M होता है मेटल और उसके सामने लगा होता है OH, तो X और M एक साथ लिखा जाता है और यहाँ से H, यहाँ से HO यानी कि H2O अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे लिख लीजिएगा। अब इसमें छोटे छोटे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि तनुकरण क्या है। तो तनुकरण जितने भी छोटे छोटे मैं स्किप कर रहा हूँ ना इस वीडियो में, क्योंकि इसका पार्ट 2 आएगा ना। पार्ट 2 में आपको नोट्स मिलते हैं हमारे से, नोट्स में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपके NCERT के सारे क्वेश्चन मिलते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे मोटे नोट्स जो बनते हैं उसके भी सोल्यूशन मिल जाते हैं ना। तो वहाँ पर इन छोटे मोटे वर्ड्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाते हुए चलूँगा।